नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश को हिंदी भाषा का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। उत्तर प्रदेश ने देश को हिंदी के कई बड़े साहित्यकार दिए हैं, लेकिन इस बार 10वीं क्लास की परीक्षा में उसी उत्तर प्रदेश में हिंदी के विषय में करीब 5 लाख से ज्यादा छात्र फेल हो गए हैं। इस खबर ने हमें चोट पहुंचाई है, हमें चिंतित किया है। आज 14 सितंबर नहीं है, बल्कि 13 जून है। आज हिंदी दिवस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आज हम हिंदी के विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम हिंदी के बहुत बड़े पक्षधर हैं और हमारे लिए हर दिन हिंदी दिवस होता है। हम आप सबको हर रोज हिंदी में खबरें दिखाते हैं और आपसे हर रोज हिंदी में ही बातें करते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में भाषा के तौर पर हिंदी की पूजा होती हो, वहां की नई पीढ़ी हिंदी से परहेज करे तो यह अपने आप में एक भाषाई आपातकाल है। समाज से लेकर सिस्टम तक सबने हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार किया है। हिंदी बोलने, लिखने और समझने वालों के मुकाबले अंग्रेजी का इस्तेमाल करने वालों की सामाजिक प्रतिष्ठा कहीं ज्यादा है और यही बात हमें हिंदी भाषा की जड़ों से काटती जा रही है। उत्तर प्रदेश में जब हम इस विषय पर छात्रों से बात कर रहे थे तो हमें उनमें हिंदी के प्रति कोई गहरा लगाव या उत्साह दिखाई नहीं दिया। सबको यह लगता है कि अंग्रेजी पढ़कर करियर में जितना फायदा हो सकता है उतना हिंदी पढ़ने से नहीं होता। विरोधाभास यह है कि हमारे देश में हिंदी फिल्मों में काम करने वाले कलाकार भी अंग्रेजी में इंटरव्यू देते हैं और हर वक्त अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं। इसी तरह हमारे देश के नेता वोट तो हिंदी में मांगते हैं, लेकिन इंटरव्यू सिर्फ अंग्रेजी चैनलों को देना चाहते हैं और अंग्रेजी अखबारों के फ्रंट पेज पर छपने से बड़ा सम्मानित महसूस करते हैं। दुनिया के कई देशों में वहां की मूल भाषाओं का अंग्रेजी के साथ मुकाबला हुआ है, लेकिन हमेशा अंग्रेजी की जीत नहीं होती। बहुत बार मातृभाषाएं जीत जाती हैं। चीन की भाषा इसका एक बड़ा उदाहरण है। हम इस पहलू पर आज बात करेंगे। इसके अलावा भारत में इन दिनों अलग अलग राज्यों के किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब देश के दूसरे राज्यों में फैल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या देश के सभी किसानों का कर्ज माफ किया जा सकता है? अगर देश का हर नागरिक कर्ज माफी की मांग करते हुए ऐसे ही आंदोलन करने लगेगा तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? किसानों की तरह अगर देश के दूसरे वर्ग, समाज के दूसरे वर्गों के लोग भी कहने लगें कि हमारा कर्जा भी किसानों की तरह माफ कर दीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे? इस प्रश्न के आधार पर आज हम एक जरूरी विश्लेषण करेंगे। हमारा फोकस इस बात पर है कि किसानों को राहत देने के लिए कर्ज माफी का सहारा कब तक लिया जाएगा और हम देश के किसानों का सशक्तिकरण कब करेंगे। और अब कल्पना कीजिए कि आप देश के किसी ऐसे शहर में रहते हैं जो हर मामले में सुखी और संपन्न है, और एक दिन अचानक जब सुबह सुबह आपकी नींद टूटती है तो आपको यह पता चले कि आपके शहर पर आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का कब्जा हो गया है। ऐसे में आप क्या करेंगे? फिलीपींस के मरावी शहर में ठीक ऐसा ही हुआ है। वहां आईएसआईएस के आतंकवादी मानवता का विनाश कर रहे हैं और उन्होंने कई लोगों को बंधक बना लिया है। अब हालात ये हैं कि कुछ लोगों के पास जरूरत का सामान खत्म हो गया है और वो भूख मिटाने के लिए कंबल खा रहे हैं। हम ये पूरी खबर आज आपको विस्तार से दिखाएंगे और इसके बाद आज हम जापान के पुलिस वालों के वैचारिक अवकाश का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में अपराध दर इतनी कम हो गई है कि वहां की पुलिस के पास अब कोई काम नहीं बचा है। ऐसा कैसे संभव हुआ, इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर के त्राल में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले में 10 जवान घायल हो गए हैं। घायलों में 3 जवानों की हालत गंभीर है। आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों ने सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन के कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया था। बीती रात भी आतंकियों ने त्राल में सीआरपीएफ के कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें 2 जवान घायल हो गए थे। खुफिया एजेंसियों ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि आतंकी सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला करने की फिराक में है। मध्य प्रदेश में सरकार के भरोसे के बावजूद किसानों की खुदकुशी रुकने का नाम नहीं ले रही। पिछले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में 3 किसानों ने आत्महत्या की है। जान देने वालों में एक किसान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर का भी है, जबकि एक किसान विदिशा और एक होशंगाबाद का है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि कर्ज की वजह से पिछले 1 साल में सिर्फ 4 किसानों ने खुदकुशी की है। अपना जो मार्च तक के जो फिगर थे उसमें कृषि कर्ज के कारण कुल 4 किसानों ने आत्महत्या मार्च तक की।
वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने से इनकार किया है। सरकार की दलील है कि 80% किसान कर्ज लौटाते हैं, जो बाकी किसान हैं उनके लिए योजना लाई गई है। हम उन किसानों को लाभ देने के पक्ष में नहीं जिन्होंने नियमित रूप से ऋण अदा नहीं किया। हम उन किसानों के लिए ज्यादा शुभचिंतक है जो नियमित ऋण अदा करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल हिंसा प्रभावित मंदसौर जाएंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शकुंतला पर किसान आंदोलन के दौरान भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। वीडियो क्लिप के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। शकुंतला खटीक वीडियो में भीड़ से थाने को आग लगाने को कहती दिख रही हैं। विधायक वहां के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य लोगों पे केस रजिस्टर किया गया है। थाने में आग लगाने के लिए उकसाना और शासकीय कार्य में बाधा डालने उपरांत क्योंकि एफआईआर की गई है तो हमेशा पुलिस की तरफ से ही हुआ। इस बीच किसान आंदोलन के सिलसिले में मंदसौर जा रहे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पुलिस ने कुछ घंटों के लिए हिरासत में ले लिया। बाद में सिंधिया को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। छलनी कर रहे हैं जैसे किसानों को छलनी की थी। अगर 144 लगा है तो जो शिवराज सिंह जी कह रहे थे कि जब तक शांति का वातावरण नहीं होगा मैं नहीं उठूंगा, तो क्यों उपवास से उठ गए? या तो यहाँ शांति नहीं है और या तो वोट होम था। संसद का मॉनसून सत्र 12 जुलाई से शुरू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के सामने 12 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस पर आखिरी फैसला गृह मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे। राजनाथ संसदीय समिति के प्रमुख भी हैं। मॉनसून सत्र करीब 1 महीने तक चलेगा और सूत्रों के मुताबिक ये 11 अगस्त को खत्म होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी छुट्टियां मनाने इटली जा रहे हैं। राहुल वहां अपनी नानी और परिवार के दूसरे लोगों से मिलेंगे। राहुल ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। श्री राहुल गांधी अपनी 93 वर्ष की बुजुर्ग नानी और परिवार से उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए और उनकी सेहत जानने के लिए विदेश गए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल पिकनिक के लिए राजनीति में आए हैं। वो राजनीति करते हैं पिकनिक मनाने के लिए, तो उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करना चाहिए। बैंकों का 9,000 करोड़ लेकर भागे विजय माल्या को 4 दिसंबर तक जमानत मिल गई है। इंग्लैंड की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आज माल्या के प्रत्यर्पण केस की सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। कोर्ट के बाहर मीडिया के सवालों पर माल्या ने दावा किया कि खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन हजारों करोड़ का कर्ज लेकर फरार होने के सवाल का माल्या ने बेरुखी से जवाब दिया। It's a simple question. You can keep dreaming about the £1 billion, provided you have facts to justify your question. All right? You don't know the facts, so don't ask irrelevant questions. माल्या 2 मार्च 2016 से लंदन में हैं। इस साल फरवरी में भारत ने इंग्लैंड से माल्या के प्रत्यर्पण की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक बार फिर विवादों में हैं। आरोप है कि पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर और नर्स ने उनके बड़े बेटे के घर पर रहकर उनका इलाज किया। 3 डॉक्टर और 2 नर्स की टीम 9 दिन तक घर पर लालू का इलाज करती रही। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लालू के इलाज में किसी नियम को नहीं तोड़ा गया। 8 घंटा काम करने के बाद जो डॉक्टर फ्री है वो 1-8 घंटा के लेके गया था और जाके उनको इंजेक्शन लाके आ गया था। ना हुआ तैनात हुआ, ना हुआ ऑफिशियल गया है। विपक्ष ने इस मामले में लालू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। 1 फरलांग की दूरी पर अस्पताल था और आधे दर्जन डॉक्टरों की सेवाएं 8 दिनों तक अब घर पर ले रहे हैं, तो वो डॉक्टर उन मरीजों का क्या होगा जिनको उनको देखना था। आरजेडी का कहना है कि इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ डॉक्टर नहीं जाएगा तो क्या उनको बीमार छोड़ दीजिएगा? इसलिए ये बहुत अहमियत वाला मुद्दा नहीं है।
दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी समेत आसपास के इलाकों में अलग गोरखालैंड और बांग्ला भाषा को अनिवार्य करने के खिलाफ आंदोलन आज भी जारी रहा। इस आंदोलन में आज गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट भी शामिल हो गया है। GNLF टीएमसी का सहयोगी संगठन है। दोनों दलों ने 2014 लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक सारे चुनाव साथ लड़े थे। GNLF के जुड़ने से अब अलग गोरखालैंड की मांग करने वाले दलों की संख्या 6 हो गई है। आज गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद के दूसरे दिन भी कुछ इलाकों में हिंसा और पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आज भी दार्जिलिंग के सभी सरकारी दफ्तर बंद रहे। तमिलनाडु में पलनीसामी सरकार को बहुमत साबित कराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की गई थी। तमिलनाडु के एक टीवी चैनल ने अपने स्टिंग ऑपरेशन के हवाले से ये दावा किया है। चैनल के मुताबिक विश्वास मत में जीत दिलाने के लिए करीब 100 विधायकों को एक रिजॉर्ट में रखा गया था। आरोपी विधायक ने पैसे लेने की बात से इनकार किया है। 18 फरवरी 2017 को पलनीसामी सरकार ने बहुमत साबित किया था। कश्मीर में सेना की तरफ से चलाए जा रहे कश्मीर सुपर 40 के छात्रों ने आज दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत से मुलाकात की। IIT की प्रवेश परीक्षा में कामयाबी हासिल करने वाले 24 छात्र सेना मुख्यालय में जनरल बिपिन रावत से मिले और सफलता के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। सेना प्रमुख ने उन्हें दूसरे छात्रों को भी प्रेरित करने के लिए कहा। के हाथ में या तो लैपटॉप हो या किताब हो। डर बैठा हुआ है कश्मीरी आवाम में, कश्मीरी यूथ के अंदर कि आज पता नहीं क्या हो जाएगा, आज मिलिटेंट आ जाएगा, आज सिक्योरिटी फोर्स आ जाएगी, उधर से मिलिटेंट कर रहा है, इधर से सिक्योरिटी फोर्स कर रहा है। ये कब तक इस माहौल में हम जीते रहेंगे? ये सब खत्म करना है। कश्मीर जन्नत है, इसमें कोई दो राह नहीं है हमारे पास, और इसको हमने दोबारा से उस मकाम पे लेके आना है जो पहले कश्मीर था। सुपर 40 के छात्रों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से भी मुलाकात की। वातावरण कुछ भी हो, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, कश्मीर का युवा अब निकल पड़ा है अपने भविष्य की तलाश में। बांग्लादेश में भारी बारिश के बाद भूस्खलन होने से 53 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में सेना के 2 अफसर भी शामिल हैं। रंगमती, बंदरबन और चटगांव जिलों में कई लोग मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। भूस्खलन से सबसे ज्यादा तबाही रंगमती जिले में हुई है। रंगमती में सड़क से मलबा हटा रहे सेना के जवान भी मलबे में दब गए। ऐसी जगह जहां भूस्खलन का खतरा ज्यादा है, वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बांग्लादेश आपदा प्रबंधन मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। रेलवे सभी पुराने कोच को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने जा रहा है। 15,000 करोड़ की लागत से 40,000 कोच में बदलाव किया जाएगा। इस काम को अगले 6 साल में पूरा कर लिया जाएगा। पुराने कोचों में अंदरूनी बदलाव, सीटों की बेहतर व्यवस्था के साथ साथ डिब्बों में नए बायो टॉयलेट्स जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा बेहतर सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए जाएंगे। इस नवीनीकरण में हर कोच पर करीब 30 लाख रुपए का खर्च आएगा। इस योजना में रेलवे प्राइवेट कंपनियों की भी मदद लेगा। अगले कुछ सालों में 15,000 नए कोच बनाए जाएंगे। 1 अप्रैल 2018 के बाद पुराने तरीके के कोच का निर्माण भी बंद करने का फैसला कर लिया गया है। हमारा लक्ष्य इस समय यह है कि हम यात्रियों को ज़्यादा अच्छी सुविधा यात्रा के दौरान प्रदान सकें और कर सकें और उन्हें ज़्यादा सहूलियत और ज़्यादा सुरक्षित जर्नी प्रदान करें। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर पुराने कोच में CBC यानी सेंटर बफलर कपलर्स भी लगाए जाएंगे।